हेलो एंड वेलकम टू जूलॉजी पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हमारी क्लास 10th का बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर क्रिटिकल बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमारे ऐसे बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर होने वाले, या फिर हमारे जो प्लांट्स वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, उनके अंदर होने वाले, जो उनको उनकी लाइफ जीने के लिए असेंशियल होते हैं या उनकी लाइफ जीने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, द फोर मेन प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब इसमें हमारे जो चार मेन टाइप के प्रोसेसेस आ रहे हैं, सबसे पहला हो गया हमारा न्यूट्रिशन, जो हम खाना वगैरह खाते हैं, न्यूट्रिशन वो हो गया। रेस्पिरेशन, सांस लेना। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अब हमने खाना खाया या हमने सांस ली है तो वो चीज़ हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, हमारे जो सेल्स हैं उन तक कैसे पहुंच रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। और फिर हमारा लास्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि जो हमारा बॉडी में यूसेज हुआ एनर्जी का, उसके बाद में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स बचे, वो उसको हम कैसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करें। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन इज द वाइटल प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म टू जनरेट एनर्जी एंड फैसिलिटेट ग्रोथ। तो न्यूट्रिशन, जो हमने खाना खाया, ठीक है, तो उससे मिलने वाला जो हमें आहार मतलब पौष्टिक तत्व है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे हमें क्या होता है, जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में, जो हमारी एनर्जी है जिसको हम अपने कामों के लिए यूज़ करते हैं, वो हमें किसके द्वारा मिल रही है, जो हम खाना खा रहे हैं। तो उस प्रोसेस को, खाने से एनर्जी बनाने का जो पूरा ये वो हो गया, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि हम खाना किस प्रकार में ले रहे हैं या कैसे खा रहे हैं, कैसे प्राप्त हो रहा है, उसके बेसिस पे हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और सेकंड होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप लोगों को पता होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो ऑर्गेनिज्म जब अपना खाना खुद से बनाए तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है। जैसे इसमें पढ़ेंगे हम, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड एज सीन इन ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। अब इसमें हमारे खुद से खाना बनाने वाले ग्रीन प्लांट्स आ गए और एल्गी आ गई। ठीक है ना। अब ग्रीन प्लांट्स और ये खुद से खाना कैसे बना रहे हैं, इनका एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ये आपने बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे, 6 7 से ही बहुत कॉमन टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। इसकी आपकी इक्वेशन भी आपको पता ही होगी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फिर हमें ग्लूकोज मिलता है, या ऑक्सीजन जो है वो बाहर एक्सेल आउट हो जाती है, प्लांट से निकाल दी जाती है। ठीक है। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस हो गई। ठीक है। अब इसमें जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज़ होते हैं, ये आपको सबको पता ही होता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर से मिल गई, वाटर हमें सॉइल से मिल गया, सनलाइट हमें सन से आ ही रही है, और क्लोरोफिल जो है ऑलरेडी हमारी ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अब ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होता है, ये तो हमें पता है। साथ साथ में हमारा एक जो यहाँ पे वर्ड है, टर्म है, जो हमें ध्यान रखना है, जो हमारा सनलाइट ट्रैप करने में और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मदद करता है, वो हमारा क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा ये होते हैं, ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं, इनमें एक स्मॉल पोर्स टाइप के होते हैं। ठीक है। जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज और सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं, आप देख लीजिए, प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, या फिर कोई अगर नॉन वेजिटेरियन पर्सन होता है तो वो जो है एनिमल्स वगैरह पे डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से हम खुद से खाना ना बना के बल्कि उनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिनमें से 3 टाइप्स आपको याद रखने हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो ह्यूमंस में जैसे होता है। ठीक है। कि फूड हमने खाया, डाइजेस्ट किया, उससे हमें एनर्जी मिली, वो एब्जॉर्ब हुई और वो एक्सक्रीट आउट हो गया। ठीक है। फूड जो है हमने इनटेक करके खाया, मुंह से खाया। ठीक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है वो हमें फंजाई या बैक्टीरियाज में देखने के लिए मिलता है। ये सैप्रोफिटिक मतलब कि ये जो डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको जो फीड करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और उनका न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसे हमारे लाइस हो गए या टेपवर्म हो गए, वो हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होते हैं। ये होस्ट, लिविंग होस्ट पे रह करके अपना खाना जो है उनसे लेते हैं। ठीक है। अब आगे हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको यहाँ पे डायग्राम भी देखने को मिल रहा होगा। आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। जो हमारा माउथ का पार्ट है, उसमें हमारी बकल कैविटी और टंग वगैरह दिखा रखा है। तो जो भी हम फूड इनटेक लेते हैं, इसका पाथवे आपको, आप ध्यान रखिएगा, तो इससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। हमने माउथ से फूड इनटेक कर, फिर हमारा जो है ये एक फूड पाइप कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। तो माउथ से हमारा फूड जो है ईसोफेगस में गया, एंड देन वो स्टमक में पहुंचा, और स्टमक से डाइजेस्ट होते होते वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे उसका फर्दर डाइजेशन हुआ, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचा हमारा, वो हमारा एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया। ठीक है। अब ये तो हमारा पाथवे था। इसमें एंजाइम्स कौन कौन से यूज़ है,
एंजाइम्स में हमारा जो माउथ में एंजाइम वर्क करता है वो है एमाइलेज, जो हमारा स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में ब्रेक करने के लिए मदद करता है, ठीक है। और पेप्सिन जो हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो हमारे प्रोटीन्स जितने भी प्रेजेंट हैं हमारे फूड में, उसको पेप्टाइड में चेंज करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा लाइपेज। लाइपेज कहाँ होता है? पैंक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारी फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। अब सेकेंड हमारा प्रोसेस आ गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो हमारा रेस्पिरेशन है। ये आप कहेंगे तो फिर ये गलत है। ब्रीथिंग जो होता है कि हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी, लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन को पढ़ना चाहें तो रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से कई ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी सारे और भी प्रोसेस साथ में चल रहे होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इज द एसेंशियल बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ये एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे जो ग्लूकोज प्रेजेंट है बॉडी में, उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बॉडी में यूज़ होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, आई थिंक ग्लाइकोलाइसिस की आपने पूरी प्रोसेस पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन पूरा हो जाएगा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गया, फिर वो हेल्प करा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में पायरुवेट के फॉर्म में, और उसके साथ में हमारे एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी हमारी यूज़ हो गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारी एक्सेल आउट हो गई, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मिला करके रेस्पिरेशन होता है। अगर आप ब्रीथिंग का सोचेंगे तो ब्रीथिंग ये हो गया कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली और वो सॉरी ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं? फर्स्ट हमारा टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन के साथ हो, ठीक है। इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है कि हमारा जो ग्लूकोज है उसमें अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, उससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और हमारी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एनर्जी हमारी यूज़ हो जाएगी, वाटर हमारा यूज़ हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में, या फिर एक्सक्रीट आउट भी हो सकता है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जो CO2 होगा हमारा वो हमारा एक्सेल आउट हो जाएगा, ठीक है। This process occurs in the mitochondria and is the primary source of energy for most organisms, producing 36 to 38 ATP molecules per glucose molecule. वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है और सबसे प्राइमरी सोर्स है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म का एटीपी प्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कम हमें 36 टू 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आपको पता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट प्रीडोमिनेट्स इन ह्यूमन एंड मोस्ट एनिमल्स। ये सबसे ज़्यादा हमें ह्यूमन्स और एनिमल्स में देखना। सेकेंड है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारा रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होगा, मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, वो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। इसमें क्या है कि ज़्यादातर हमें जैसे हमारे मसल्स वगैरह हैं, ठीक है, उसमें देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो है ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड और एटीपी मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। This occurs in certain microorganisms and human muscles during intense activity leading to cramps from lactic acid buildup. ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जब बहुत ज़्यादा रनिंग करें या एक्सरसाइज कर लें एकदम से, कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं या रेगुलरली रनिंग नहीं करते हैं, और आप एकदम से एक दिन आपको बहुत ज़्यादा भागना पड़ जाए या आप मैराथन में भाग लें, तो फिर आपको अपने जो जॉइंट्स के नीचे के मसल्स वगैरह होंगे उसमें आपको मतलब खिंचाव सा, दर्द सा महसूस होगा। तो वो क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके मसल्स में इस समय जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड की फॉर्म में टूट करके, और मतलब कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है लैक्टिक एसिड का, तो जिसकी वजह से हमें वहाँ पे क्रैम्प टाइप का, पेन टाइप का फील होता है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो है एटीपी जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले, मतलब कंपैरिजन में कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसमें हमें 36 टू 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिल रहे थे, इसमें हमें उससे कम मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे अगर हम देखेंगे तो हम नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा एक विंड पाइप होता है फेरिंग्स, ठीक है, फिर वो हमारा जाएगा लैरिंग्स में, और उससे ट्रैकिया, ट्रैकिया जो हमारी ये पूरा नेक के रीजन से लेकर के नीचे लंग्स तक का पाइप जा रहा है हमारा विंड पाइप, ठीक है। फिर उससे हमारे ब्रोंकीज में गया, फिर लंग्स में गया, लंग्स में हमारे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोली, एल्वियोली में जो है एयर जा करके, ऑक्सीजन जा करके कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे फिर वहाँ से कैपिलरीज वगैरह के थ्रू वो ब्लड में फ्यूज़ हो जाएगी, ऐसे करके हमारा ये चलता है। तो ये हमारा पाथवे है जिसको आप याद रखेंगे तो आपको ईजिली एग्जाम में इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर लिखने में मदद होगी। एल्वियोली क्या है? एल्वियोली आर द टाइनी एयर सैक्स क्रूशियल फॉर गैस एक्सचेंज O2 एंड CO2 आउट। एल्वियोली क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जब एयर इसमें भरेगी तो ये ब्लोट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जब एयर इसमें से बाहर जाएगी तो ये मतलब स्क्वीज हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। अब लंग्स के नीचे का एक आपको ये डायग्राम में पार्ट दिख रहा होगा, डायफ्रेगम। डायफ्रेगम क्या है? डायफ्रेगम इज द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग ब्रीथिंग मूवमेंट्स। जब आप सांस लेते होंगे तो आपको अपने चेस्ट में मूवमेंट सा महसूस होता होगा कि आपका चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है और फिर
मतलब कि कंप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये डायफ्राम की वजह से हमें ये चीज़ होती है पॉसिबल, ठीक है। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा? प्लांट्स में मैंने अभी आपको एक बताया था, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीव्स में, ठीक है। तो उसके थ्रू ही ये जो है गैसेस एक्सचेंज अपना करते हैं। दिस ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिसल्स इन स्टेम्स एंड रूट हेयर्स इन रूट्स ऑपरेटिंग एट अ स्लोअर रेट विदाउट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। अब देखो, सिर्फ लीव्स को ही तो सांस नहीं लेनी, जो रूट्स हैं, जो सैंड के अंदर ग्राउंड लेवल के नीचे जो पार्ट प्रेजेंट है, वहाँ पे भी तक तो गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो सॉइल से अपना जो है जो उनको गैस चाहिए वो वहाँ से वो एब्जॉर्व करेंगे, वहाँ से वो रूट्स हेयर्स जो है उसके थ्रू वो एब्जॉर्व होगी, ठीक। तो इनको ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं मदद करते हैं। थर्ड है हमारा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज द क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ मूविंग सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस में क्या क्या आ गए हमारे? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस या फिर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म। ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट हो रहा है, गैसेस का मूवमेंट हो रहा है, या कोई वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए वहाँ तक एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जाना है, तो वो सारी मूवमेंट्स हमारे ट्रांसपोर्टेशन में आ गए। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात करें तो इसमें हमारा पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, जो हमारा हार्ट है, फोर चेम्बर्ड होता है हार्ट हमारा, और वो क्या करते हैं, ब्लड को पंप करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। अब ये जो ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है हार्ट, ये ब्लड ही हमारा कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। इसी में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी गैसेज या फिर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में आना या बॉडी से ले जाना, ये ब्लड ही काम करेगा, ठीक है। ये किसके द्वारा करेगा? ये ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड वेसल्स में हमारी क्या आ गई? आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गई, कैपिलरीज आ गई, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द एक्सेप्शन ऑफ पुल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज जो होंगी वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारी ऑक्सीजन फ्यूज हो ब्लड में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुल्मोनरी आर्टरी ऐसी होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाएगी, बाकी सारी आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, ठीक है। अब वेन्स क्या है? वेन्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स जो ट्रांसपोर्टेशन करेंगी वो क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का करेंगी। लेकिन जो पुल्मोनरी वेन होगी वो हमारी नहीं करेगी ये काम, ठीक है। वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाएगी। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज ये कनेक्शन का काम करती है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। छोटा सा एक कनेक्शन होगा, वो हमारा क्या होगा? कैपिलरीज कहलाएगा, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में क्या हो गया? फर्स्ट तो हमारा हो गया पुल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें क्या होगा? जो ब्लड का मूवमेंट होगा वो हार्ट और लंग्स के बीच में होगा। और दूसरा क्या हो गया हमारा? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होगा? जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो हार्ट से हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ब्रीथिंग करी तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो है कलेक्ट हो गई। अब उस ऑक्सीजन को जब ब्लड अपने साथ कैरी करके हार्ट तक ले जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजन तो पहुंच गई, ठीक है, जहाँ जहाँ ट्रैवल हुआ। अब वहाँ से जब ब्लड लौट के आएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब वो बॉडी पार्ट्स से लौट करके वो दोबारा हार्ट में आएगा, हार्ट से लौट करके वो दोबारा लंग्स के पास जाएगा, जिससे कि वो लंग्स में आने वाली दोबारा से जो ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, उसको कैरी आउट करके फिर से वो हार्ट तक ला सके। तो ऐसे करके ये डबल सर्कुलेशन चलता रहता है। एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाता है, वो लंग्स के पास भेजता है, और लंग्स से एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है और वो बॉडी के पास भेजता है, ठीक है। अब एक इसमें हो गया हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। अब ये क्या होता है? दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइट ब्लड सेल्स एंड रिमूव वेस्ट इफेक्टिवली। ये क्या होता है? हमारी वाइट ब्लड सेल्स को हमारी पूरी बॉडी में मतलब ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और ये हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी मतलब बॉडी से ले जाने में मदद करता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सेकंड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन की प्लांट्स में बात करें तो पहला हमारा जो पार्ट हो गया प्लांट का, जाइलम। जाइलम जो है हमारे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू आउट द प्लांट हेल्प करता है। रूट से लेकर के लीव्स तक सब जगह में ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। सेकेंड पार्ट हो गया हमारा फ्लोएम। फ्लोएम जो होगा वो हमारा फूड को लीव्स से, फूड कहाँ बन रहा है? लीव्स में बन रहा है, तो लीव्स से फूड को सारी पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम जो करेगा वो फ्लोएम करेगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक और प्रोसेस हो गया जो प्लांट्स में होता है, जिसमें क्या होता है? जो हमारा वाटर जो भी हमारा प्लांट जो है सॉइल से एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, वो लॉस हो जाता है। या मान लो सन की सनलाइट में जैसे हमें पसीना आता है, स्वेट आता है, फिर ऐसे ही वो वाटर लॉस जो है प्लांट्स में भी होता है, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं उसे, ठीक है।
ये किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू होगा। ऑब्वियसली बात है, वही पोर्स से जो है गैसेस एक्सचेंज वगैरह हो रहा है, तो ये चीज़ भी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी जो है स्टोमेटा के थ्रू, उन पोर्स के थ्रू ही होता है। ठीक है। फोर्थ प्रोसेस है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का अगर हम बात करें, ये एक क्रूशियल प्रोसेस है रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। भाई, हमारी बॉडी इतना वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है रोज़ का, अगर वो हमारी बॉडी से ना निकले तो वो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट ज़रूर करेगा। तो उस वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालने का प्रोसेस ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन कैसे होगा ह्यूमन्स में? इसमें हमारे काफ़ी सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, आई होप क्लियरली। किडनी जो है बीइंग द मेन ऑर्गन्स फिल्टर ब्लड एंड एलिमिनेट वेस्ट थ्रू यूरिन। किडनी जो है जहाँ पे हमारा यूरिन प्रोडक्शन होता है और जो हमारा जो ब्लड है उसको प्यूरिफाइंग करने का काम होता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। लंग्स क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालने में मदद करते हैं, और वाटर वेपर भी साथ साथ में हमारा उनसे ही एक्सेल आउट हो जाते हैं। स्किन जो है एक तरह से हमारा मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारी स्वेट के फॉर्म में वाटर को रिमूव करने के लिए। जो भी खराब वेस्ट है, जो हमारा पोर्स हैं, स्किन पोर्स, उनके स्वेट की फॉर्म में वो निकल जाएगा। ठीक है। यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें, यूरिनरी सिस्टम का पाथवे समझ लीजिए, किडनी से ब्लड प्यूरिफाई है, जो भी वेस्ट हुआ फिर वो यूट्रस वगैरह में गया, यूट्रस से वाटर वगैरह और वेस्ट वगैरह जो है वो सब यूरिनरी ब्लैडर में जा करके हमारा कलेक्ट हो गया, फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट होने के लिए चला गया। अब इसमें नेफ्रॉन, जो किडनी की हमारी एक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट, वो क्या वर्क करती है? द नेफ्रॉन इज द फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। अब ये नेफ्रॉन की जो बात कह रहे हैं, यही जो है हमारा फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जो कि हमारी ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है, जिससे कि साफ ब्लड तो हमारा फिर से वापस चला जाता है, और जो उसका वेस्ट रह जाता है वो वहाँ पे मतलब कि उसके साथ में जो हमारा यूरिन प्रोडक्शन हो जाता है, और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के लिए चला जाता है। अगर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करें, तो जैसे अभी हमने बताया था कि स्टोमेटा और लेंटिसल्स होते हैं, वो हमारे CO2 और ऑक्सीजन के गैसेस एक्सचेंज में मदद करे, तो वहाँ पे एक्सक्रीशन का जो भी मतलब पार्ट है वो फुलफिल हो गया। जो भी एक्स्ट्रा गैसेस उसमें प्रेजेंट होंगी वो उसी के थ्रू में हो जाएंगे। सेकंड है गम्स एंड रीजन सर्व्स टू स्टोर फूड इन एजिंग प्लांट टिश्यूज़। जो भी मतलब थोड़ा पुराना हो जाता है, थोड़ा एजिंग प्लांट हो जाता है, तो उसमें जो है वेस्ट जो होता है वो गम्स और रीजन्स की फॉर्म में वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, वहाँ पे स्टोर होने लगता है। लीफ शेडिंग इज़ एन इफेक्टिव मेथड फॉर रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो भी मतलब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, उससे क्या होगा, जो हमारी लीव्स होंगी वो वहाँ पे जा करके कलेक्ट होने लगेगा, और वो लीव्स जो हैं कुछ टाइम के बाद में वो मतलब झड़ जाती हैं या गिर जाती हैं, तो उससे क्या होगा, वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है प्लांट से अलग हो जाता है। की टेक अवेज क्या है इस पूरे टॉपिक में या इस पूरे चैप्टर में? न्यूट्रिशन जो है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, असेंशियल होता है। इसको दो टाइप से हम बांट सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ये हमने अभी आपको बताया। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, ATP प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ATP प्रोड्यूस करता है। इसमें दो टाइप्स के रेस्पिरेशन पढ़े हमने, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसको कैसे हम ह्यूमंस में और प्लांट्स में हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। ह्यूमंस में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक्सक्रीशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, वेस्ट रिमूवल के लिए ज़रूरी है, इसमें क्या क्या ऑर्गन्स हेल्प करते हैं ह्यूमंस में या प्लांट्स में, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है इस टॉपिक से थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ऐसे ही टॉपिक्स पे नोट्स के लिए आप मुझे फॉलो करें जूलॉजी पाठशाला। थैंक यू।